हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण है। हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम ये क्लास 10th में आ चुके हैं, तो हम करेंगे आज ये चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमें क्या चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इसके लिए पहले हम पीपीटी खोल लेते हैं जो हमने बनाई है आपके लिए। सबसे पहले चैप्टर 1 में हम जो है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इससे पहले, और इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो पहले सबसे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इंटेक्स एक्टिविटीज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशंस आएंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे। फिर हम ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये हम लिखते कैसे हैं, इसी को लिखने को ही बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो हम केमिकल इक्वेशंस लिखना देखेंगे कैसे लिखी जाती हैं। फिर हम बैलेंसिंग देखेंगे क्यों की जाती है और किसके लिए की जाती है। फिर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। अब शुरू करते हैं कि केमिकल केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या, उससे उसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज जो होता है दो तरह से, फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। हम सिर्फ केमिकल चेंज की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोनों को समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, बनता है। ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस है जो समझ आ जाएगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। लेकिन हमें केमिकल चेंज पढ़ना है, तो पहले हम समझ लेते हैं। जैसे वाटर है, वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर जो है हमारा, अगर वो क्या बन जाए, आइस, आइस बन जाए, तो आइस से दोबारा हम वाटर बना सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर, और कोई न्यू चीज़ फॉर्म नहीं हो रही। मतलब जो वाटर का फॉर्मूला है वो H2 है, और आइस का जो केमिकल फार्मूला है वो भी H2O ही है। कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है इसमें, इसलिए फिजिकल चेंज है वाटर टू आइस और आइस टू वाटर। और अगर वाटर से हम क्या बनाए, वेपर्स बनाए, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसे फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो वाटर है ये इसमें किस वेपर स्टेट में, गैशियस फॉर्म में भी ये क्या होगा, H2O ही होगा, और लिक्विड फॉर्म में भी ये H2 ही होगा। इसलिए वाटर से आइस बनाए, या आइस से वाटर बनाए, या फिर वाटर से वेपर्स बनाए, या वेपर से आइस बनाए, ये क्या है, फिजिकल चेंज ही है। क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला जो है H2O ही है तीनों स्टेट्स में। अब आइस में भी H2O है, और वेपर्स में भी ये H2O ही है, इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज हमने ऐसे देखा है कि कोई अभी कोई न्यू चीज़ बन नहीं रही है। जैसे फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, रिवर्सिबल होता है ये, मतलब रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आइस से हम वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं। स्टेट कैन बी चेंज बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट चेंज। जैसे कि आपने देखा H2O, स्टेट चेंज हो रही थी, जैसे वो लिक्विड से सॉलिड बन रहा था, आइस बन रही थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं चेंज हो रहे थे, स्टेट चेंज हो रही थी। जैसे वाटर का एग्जांपल। इसी तरह केमिकल चेंज देखिए, नई सब्सटेंस बन रही है, इरिवर्सिबल होता है ये, ठीक है। स्टेट कैन बी चेंज एज वेल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑल्सो चेंज, मतलब केमिकल फॉर्मूला भी चेंज होगा, जिसका एग्जांपल हमने लिखा है कंबशन। जैसे आप किसी भी चीज़ को आग लगाते हो तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी चेंज हो जाते हैं। कंबशन को हम आगे समझेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। अब पहले केमिकल चेंज आपको समझ आ गया। अब केमिकल चेंज जो आपको पढ़ाया है वो क्या है कि व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच कैन नॉट बी रिवर्स इज नोन एज केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज समझ आ गया तो आपको केमिकल रिएक्शन भी समझ आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, whenever a chemical change occurs we can say chemical reaction has taken place। तो केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब केमिकल चेंज होगा। जब जब केमिकल चेंज होगा हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब केमिकल रिएक्शन हमें ये एग्जांपल से पता लगे। जैसे मिल्क हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया समर को, तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि ख़राब मिल्क से हम दोबारा नॉर्मल मिल्क नहीं बना सकते। इसी तरह आयरन टवर पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। अगर हम आयरन
कि कोई भी चीज़ को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो क्या होगा, उसे जंग लग जाएगा। जंग क्या है, केमिकल चेंज है। जो ग्रेप्स है गेट फर्मेंटेड, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दोबारा हम ग्रेप्स वापस नहीं ला सकते। वैन एवर देर इज़ अ केमिकल चेंज, दैट इज state of the substance or constituent particles of the substance is changed, we can say that chemical change has taken occurred or chemical reaction has taken place. So ग्रेप से फर्मेंट, जब फर्मेंट किए जाते हैं तो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब जब फूड कुक हो जाता है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और जो हम रिस्पायर करते हैं, ये सब क्या केमिकल चेंज है। रिस्पायर वाला हम अच्छे से समझेंगे आगे। From the above activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical change has taken place। ठीक है, तो केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ये 4 कैटेगरी है जिससे हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन है, जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल इन्होंने लिए, इन्होंने क्या लिया है, टोंक में क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया है, बर्नर से उसे जलाया जा रहा है। जब जलाएंगे तो इसके ये नीचे एशेस गिर रहे हैं, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये एक्टिविटी मैंने आपको अभी समझा दी है, इसके बाद एक्टिविटी 2 पॉइंट है कि जो हमारा लेड नाइट्रेट है उसका सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम आगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे तो उसमें समझेंगे कि कितने तरह के रिएक्शन हैं, तो इसी में हम बता रहे हैं कि ये कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी हम रिएक्शन समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमने फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क, उसमें हमने क्या, एसिड लिया। एसिड में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले। जिंक ग्रैन्यूल्स और एसिड रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये एक्टिविटी 1.3 थी। अब इन्हीं 3 एक्टिविटीज़ से हमने क्या समझा, हमने समझा कि क्या होगा, या तो चेंज इन स्टेट हो रहा है, या तो चेंज इन कलर हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, या चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। इन 3 एक्टिविटीज़ से हमारी ये ऑब्जर्वेशन रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब हम करेंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखी क्या है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। जब हम केमिकल रिएक्शन जो हमारा हुआ है उसे हम लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हम 3 तरह से लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में लिखते हैं और फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम पहली अगर देखें, ये वाली जो एक्टिविटी की है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे हमें अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इसे कि वैन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती है। अगर आप ऑक्सीजन को बंद, मतलब सप्लाई को कट कर दो, तो अपने आप बर्निंग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, फायर बुझ जाएगी। तो वैन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, जो जो हमारे पास पाउडर बन के आ रहा है वो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसी तरह ये तो पूरा सेंटेंस फॉर्म हो गया, पूरे एक सेंटेंस में लिखा है। ठीक है, अगर हम इसे और छोटा करें, वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो वर्ड फॉर्म में क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास एरो है, एरो के जो हमारे इधर लेफ्ट हैंड साइड है इसे क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट हैंड साइड हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है, जो नई चीज़ बन के हमारे पास आएगी, और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट, वो क्या है, जो चीज़ हमने रिएक्शन के दौरान यूज़ की है। जैसे मैग्नीशियम हमने यूज़ किया, मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी, और जब इनकी बर्निंग हुई तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन गया जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो हो गया वर्ड फॉर्म, सेंटेंस फॉर्म हो गया। अब इसे और छोटा लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला फॉर्म। फॉर्मूला फॉर्म में क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, वही सेम है जो वर्ड फॉर्म में, वही फॉर्मूला फॉर्म है, बस वर्ड फॉर्म में हम वर्ड्स लिखते हैं और फॉर्मूले में हम इनके सिंबल्स के थ्रू इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन क्या O2, और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि है MgO। ठीक है, अब ये जो हमारा वही सेम, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वो चीज़ है जो न्यू बनेगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा एरो के, वो क्या होगा हमारा, जो हमने रिएक्टेंट यूज़ किया होंगे। अब जो एरो हेड पॉइंट किसकी तरफ करता है, प्रोडक्ट की तरफ करता है। ये जो एरो हेड है ना,
ये किसकी तरफ पॉइंट करता है, प्रोडक्ट की तरफ हेड करता है, और ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं कि what does this arrow represent in a chemical equation? So it represents towards the product. It arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. Now reactant और प्रोडक्ट क्या होता है, आपको बता दें कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। जो रिएक्टेंट होता है वो जो होता है हमारा सब्सटेंस केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है जो न्यू सब्सटेंस बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब रिएक्टेंट पढ़ते हैं, सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर हमने बता दिया। और रिएक्टेंट जो रिटर्न होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस साइन इनमें यूज़ हो सकता है, ठीक है, अलग अलग है ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये क्या है, रिएक्टेंट। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो हमारे पास है न्यू सब्सटेंस इन द मैग्नीशियम। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन वो क्या होगा, प्रोडक्ट। तो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और ये राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और ये एरो के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। इनके बीच में भी प्लस के साइन हो सकते हैं। इसके बाद अब ये हमने यहाँ तक समझ लिया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड हाउ इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन समझ लिया क्या होता है। केमिकल इक्वेशन 3 तरह से लिखी जा सकती है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी जा सकती है, वर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम इसे लिखते हैं तो हमें पता है कि ये क्या है, एटम्स है, इन्हें बैलेंस होना पड़ेगा दोनों साइड। क्यों बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड इसलिए बैलेंस होना चाहिए क्योंकि हमने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है कि ना ही हम मास बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हमें मास इक्वल करना है रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। यहीं से कंसेप्ट आया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और वही हम आगे पढ़ेंगे। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड एलिमेंट्स के नंबर सेम नहीं है। जैसे हम देखें मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम के नंबर एटम कितने हैं, 1, और यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम कितने हैं, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं रिएक्टेंट साइड, 2, पर प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1। तो इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बैलेंस नहीं है। दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करेंगे, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का देखना है। प्लस का साइन लग गया तो अलग अलग एलिमेंट हो गए, जैसे मैग्नीशियम अलग हो गया तो ऑक्सीजन अलग हो गया। आर नॉट सेम इन बोथ साइड्स, ये नहीं है। देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस, ये इक्वेशन क्या अनबैलेंस है, बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स। मास दोनों साइड सेम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो मास भी सेम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये इक्वेशन क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क्स में कि व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन ही होती है, पर इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमें बैलेंस करने पड़ते हैं। तो हम नंबर ऑफ एटम इसमें बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब हमने बैलेंस कर दिया। रिएक्टेंट साइड पहले मैग्नीशियम देखो कितने हैं, 2, और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो मैग्नीशियम कितने हैं, 2। इसी तरह ऑक्सीजन कितने देखें कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड भी कितने हो गए, 2। तो ये बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट भी बैलेंस हो गए दोनों साइड, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड बैलेंस हो गए, इसलिए ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर द सेम ऑन बोथ द साइड्स, देन द इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बैलेंस होते हैं, बिकॉज द मास इन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज same. Now such a chemical equation is balanced chemical equation for a reaction. Now why do we need to balance a skeletal chemical equation? मैंने आपको बता दिया skeletal chemical equation क्या होती है, unbalanced chemical equation. Why do we need to balance an unbalanced chemical equation भी लिखा सकते हैं। skeletal chemical equation is unbalanced chemical equation. तो क्यों बैलेंस की जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 9th में हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हमें रिएक्शन के दौरान मास हम ना तो बना सकते ना ही हम ख़त्म कर सकते। जितना मास हमने यूज़ किया है उतना ही हमें मास प्रोडक्ट साइड पे मिलना भी चाहिए केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, इसलिए हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ
product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants. जितना मास रिएक्टेंट्स में था उतना ही मास हमारे किसके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के पास होना चाहिए. और अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हमारे नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ एटम सेम होंगे तो हमारा मास भी सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि हमें जितना हमने प्रोडक्ट यूज़ किया उतना ही हमें रिएक्टेंट मिलना चाहिए बाय मास. तो हैंस वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है. अब आगे जैसे अब एग्जांपल लिखी है हमने, ये कौन सी फॉर्म में है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का. अब ये मैंने किस फॉर्म, इक्वेशन रिटर्न फॉर्म में है ना ये, तो ये वर्ड फॉर्म में लिखी हुई है. अब वर्ड फॉर्म के बाद आप इसे किस में लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे. तो जिंक का सिंबल आपको अगर 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, जिंक का जो हमारा सिंबल होता है वो Zn होता है. ठीक है, जिंक का सिंबल हमारा जो होता है वो Zn होता है. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है, और उसके बाद जिंक सल्फेट हमारा बनेगा. जिंक सल्फेट हमारा होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन हमारी होती है H2. ठीक है, हाइड्रोजन जब भी गैस ये हम लिखेंगे अकेला, हम अकेला H नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है. पर हमें पता है जब भी हम केमिकल इक्वेशन में हम लिखते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 निकलेगा हमेशा जब भी निकलेगा, जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे. और ऑक्सीजन भी O2 फॉर्म में ही निकलेगा. ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकलेगा. अब जिंक जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा. अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो मैं आपको ये बना के दिखा सकता हूँ. आपने वो 9th क्लास में सीखा होगा कि इसे कैसे सोल्व करते हैं. देखिए, जिंक का सिंबल Zn है, सल्फ्यूरिक एसिड ये है. अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट. सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट. अब हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा कैसे, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है H, और सल्फेट क्या होता है SO4. सल्फेट पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज होता है 1 पॉजिटिव. हम इनका क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2SO4. ये हमने 9th क्लास से सीखा हुआ है. इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4. इसी तरह हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट. जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फेट हमें पता है SO4. चार्ज इस पे 2 नेगेटिव, इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव. जब हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ZnSO4. क्योंकि जब चार्ज सेम होता है तो हम इनके यहाँ पर नीचे नहीं लगाते चार्ज को, तो इसलिए हमारा जो जिंक सल्फेट है वो क्या है, ZnSO4. और हाइड्रोजन मैंने आपको पहले बताया कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में बाहर निकलेगा. तो हमारा ये क्या बन गया, जिंक जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि क्या करना है. अब आगे जो होगा क्या होगा, इन्हें हम बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए हमें पता रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे पास जो क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा करके बता दूं. जिंक जो है हमारे पास एक है, यहाँ पर भी हमारे पास जिंक क्या है, नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे हर एलिमेंट की एक है. हमारे पास जो सल्फेट है, सल्फेट क्योंकि पूरा एक क्या है, आयन है, तो हम इसे पूरा एक ही कंसिडर करेंगे. इसके एटम जो है एस, सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग बैलेंस नहीं करेंगे. ये पूरा सल्फेट एक आयन है, ये कंबाइन फॉर्म में ही रहेगा, चाहे ये रिएक्टेंट साइड हो चाहे ये प्रोडक्ट साइड हो. तो हम इसे पूरा इकट्ठा लेकर ही चलेंगे. यहाँ पर सल्फेट कितना है, एक. यहाँ पर भी सल्फेट कितना है, एक. ठीक है, यहाँ पर भी सल्फेट एक है और जिंक एक है. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2. यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2. तो ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. देख लेते हैं आगे इसे क्या लिखा हुआ है. तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा. हाइड्रोजन हमारे पास क्या क्या है, रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन. पर हम जो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देखेंगे, हम इन्हें इकट्ठा ही देखेंगे. ठीक है, इनके नंबर ऑफ एटम देखें, जिंक का एक है रिएक्टेंट साइड. जिंक का कितना है, ये हमारे जो पहले लिखे हैं ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स. जो हमने एटम्स यूज़ किए, ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे साइड लिखे हुए. और ये हमारा रिएक्टेंट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम है, और ये हम यहाँ पर प्रोडक्ट के लिखेंगे.
प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जिंक और सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और इसमें भी देखेंगे जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट साइड, और सल्फ़र 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आयन मेथड, ये तो मैंने एक एक एटम लेके आपको बता दिया, और मैंने आपको कहा जब आप पेपर में करेंगे तो आयन मेथड से करेंगे। आयन मेथड क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है, और हमारे पास आयन कौन सा चल रहा है, सल्फेट आयन चल रहा है पूरा, तो उसे लेकर चलेंगे। अब रिएक्टेंट साइड हम देखेंगे जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, सल्फेट कितना है 1। और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, और सल्फेट आयन कितना है 1। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन्हें ये हमने क्या है फॉर्मूला आपको आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है कैसे लिखना है, ये बनाया हुआ है। अब आपको मैं सिर्फ बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं, जैसे आयरन और हाइड्रोजन, आयरन रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आयरन को अगर आप ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रखेंगे तो क्या बनेगा, रस्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe3O4, ठीक है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। हम आप अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आयरन है वो 1 है, पर प्रोडक्ट साइड पे आयरन कितने हैं 3 है, आयरन कितने हैं 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ताकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन बैलेंस हो जाए। अब ऑक्सीजन अगर हम देखें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, अगर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो हमें इसके आगे 4 लगाना पड़ेगा, नीचे 4 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा एक फॉर्मूला है। अगर हम H2O4 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, O को 4 नहीं करना, 4 आगे लगेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हमारे यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर हमने 4 लगाया तो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर कितने 2, पर यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 4 लगाने से हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन H2 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 H2, कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे, नंबर ऑफ एटम्स 8 हो गए, पर यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें तो हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसे बैलेंस कर लिया, आयरन के साथ 3 लगाया, प्लस 4 लगाया, और बाद में इसके साथ कुछ नहीं लगाया, बाद में 4 लगाया हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारी क्या बन गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखते हैं, इसे बैलेंस करके लिख दिया हमने। अब अगला आगे हम करेंगे अगला वाला, अगले वाले में भी सेम ये करेंगे। अब सॉरी, नीचे आंसर ही दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं, नीचे आंसर दिया हुआ है, ये 3 आयरन 4 H2 Fe3O4 4 H2, ये बैलेंस बन गया। अब ये तो आ गया आपको समझ। कई बार हम क्या इसके साथ ये ब्रैकेट डाल के इनकी स्टेट मेंशन करते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में, जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में, मतलब वेपर्स है उसके, और जब ये Fe3O4 बनेगा तो ये क्या बनेगा, सॉलिड स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। आगे आगे हमें वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने आपको एक्टिविटी समझाई थी जिसमें हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे, तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना पड़ता है बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो एक पट्टी सी होती है मैग्नीशियम की, सिल्वर से कलर की, वाइट सी। तो इस पर क्या होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपको पता है रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में, तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसके ऊपर ना, ऊपरी सतह पर ये मैग्नीशियम की ना एक लेयर लग जाती है, सॉरी ऑक्सीजन की एक लेयर जमा हो जाती है, क्योंकि वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर सी चढ़ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर एक मैग्नीशियम की लेयर सी चढ़ जाती है, सॉरी ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बर्न नहीं हो पाता है, हम इसे जला नहीं पाते। इसलिए इसे क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। हम क्लीन करते हैं इसे, क्लीन करके इसे रब करते हैं, फिर हम इसे बर्नर से जलाते हैं, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पहली चीज़ मैंने बताई कि ये मैग्नीशियम इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट होकर क्लियर कर डिपॉजिट कर लेते हैं, क्लियर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि करती है प्रिवेंट करती है बर्निंग, ठीक है, इसे जलने से बचाती है। ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद मैंने बोला इसे क्लीन करते हैं, इस लेयर को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं बर्नर के साथ। तो फिर ये हमारा रिएक्शन होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो रही है इसकी, तो हमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दी है, अब इसकी बैलेंसिंग हमें करनी है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं, पहले हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसी तरह क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल जो होता है HCl होता है। ये आपने अगर 9th क्लास में अच्छे से सीखा तो आपको पता होगा इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाते हैं जैसे हाइड्रोजन पहले लिखा है और क्लोरीन का चार्ज उस पर +1 है। क्लोरीन लिखा, क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1, इसे क्रॉस कर दिया हमने। क्रॉस किया तो हमारा क्या बन गया, HCl बन गया। अब हमारा HCl बन गया, आपको हम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स अब बैलेंस करना है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो हमारे रिएक्टेंट साइड आप देख रहे हैं कि जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं और क्लोरीन देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के भी 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ आगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, हमारे क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, और ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आगे किया हुआ है, पहले ये इरेज कर देते हैं सारा। तो ये हाइड्रोजन 2 क्लोरीन गैस रिएक्ट करके 2HCl हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी। बैरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव अस बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इससे बैलेंस कैसे करेंगे, बैरियम क्लोराइड का सिंबल, बैरियम का सिंबल Ba होता है, ठीक है, चार्ज इस पे 2 पॉजिटिव होता है। क्लोराइड का सिंबल पहले इधर मतलब ये प्रोडक्ट साइड पे बना रहे। सल्फेट का सिंबल SO4 होता है और चार्ज 2 नेगेटिव होता है, क्रॉस करेंगे तो हमारा बैरियम सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो Al है, चार्ज उस पर 3 पॉजिटिव है। क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, क्रॉस करेंगे तो ये हमारा AlCl3 बन जाएगा। ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। इसी तरह हम बैरियम क्लोराइड बनाएंगे, बैरियम का सिंबल B है, चार्ज 2 पॉजिटिव, क्लोरीन चार्ज 1 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे हम इसे, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BaCl2। उसके बाद हम एल्यूमिनियम Al चार्ज 3 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 चार्ज 2 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे हमारा बन जाएगा Al2SO4 3। अब ये जो आप 3 इसके नीचे लगा हुआ देख रहे हो, ये पूरे आयन पे आएगा क्योंकि ये सेम नहीं है। ये जो क्रॉस जा रहा है आप देख रहे हो यहाँ से इधर 2 और ये 3, तो हमारा ये जो 3 होगा वो SO4 पूरे ब्रैकेट पे 3 जाएगा, ठीक है। मतलब जो 3 है वो S का भी है और O4 का भी 3 है। मतलब अगर मैं O के एटम बोलूँ कितने हैं इसमें, तो 12 हैं, ठीक है, क्योंकि O4 पहले से ही था। O4 मतलब SO4 कितने, 3 है हमारे पास, इसका मतलब ये है SO4 SO4 SO4। तो सल्फर के एटम कितने हैं, 3 अगर इंडिविजुअली काउंट करें, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 बार O4 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 हो रहा है, और O4 मतलब 4 एटम यहाँ पर है ऑक्सीजन के, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, तो प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12। तो 12 ऑक्सीजन है हमारे पास, और सल्फर कितने हैं, 3। सल्फर के एटम कितने हैं, 3। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। हमने सबके सिंबल लिख लिए। सिंबल लिखने के बाद अब हम इसे मतलब सिंबल फार्मूला इक्वेशन में लिखेंगे। फार्मूला इक्वेशन क्या, BaCl2 प्लस Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का सिंबल हमें मिल क्या रहा है, बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब नंबर ऑफ एटम्स आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एटम्स के हम बैलेंस करेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे वो होंगे आयन्स, उन्हें हम इकट्ठा ही लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें, हम पहले आयन से शुरू करते हैं। आयन हमारा क्या है, सल्फेट, पूरा एक मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके पॉलीएटॉमिक आयन बनाते हैं। तो ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन ऐसे कंबाइंड स्टेट में ही रहेंगे। तो ये क्या है, हमारा आयन पूरा का पूरा पॉलीएटॉमिक आयन। इसमें SO4 पूरा एक है, और इस SO4 कितने हैं हमारे यहाँ पर, 3 है, और यहाँ पर हमारे SO4 कितने हैं, 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो हमारा SO4 बैलेंस हो गया। SO4 अगर हमारा बैलेंस हो गया, अब हमें क्या बैरियम बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम बैरियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे तो 3 है, यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 3 लगा के हमने बैलेंस कर दिया। अब हम जब एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड को बैलेंस करेंगे। हम देख रहे हैं क्लोराइड यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 यहाँ पर है और 3 लगा हुआ है साथ। मतलब क्लोरीन कितने हैं हमारे, Cl2 3 बार, मतलब एक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एटम्स को। तो टोटल कितने, 6 एटम्स हो गए हमारे किसके, क्लोरीन के। क्लोरीन के अगर 6 एटम हो गए, और यहाँ पर कितना दिखाया हुआ है,
क्लोरीन के 3 एटम, मतलब Cl3 मतलब 3 एटम लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो हमारे क्लोरीन 6 हो जाएंगे। कैसे 6 हो जाएंगे? Cl3 3, फिर एक Cl3 है क्योंकि 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 3 3 कितने आ गए? 6। मतलब मेरे क्लोरीन दोनों साइड बैलेंस हो गए। अब एल्यूमिनियम बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम में मेरे कितना है? 2 है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 2 लगाने की वजह से, और यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 है, तो ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने कर ली है, जिसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर लिए। नंबर ऑफ एटम्स हमने क्यों बैलेंस किए? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है, जो कि कहता है मास दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। अगर मास दोनों तरफ बैलेंस तभी होगा जब नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे। तो अब हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली थी आपने। इसके बाद आगे चल रहे हैं हम। ये देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। पहले जो लिखी थी वो क्या थी? नॉर्मल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, मतलब अनबैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो कि अनबैलेंस है। फिर हमने क्या लिखी? बैलेंस करके लिखी। बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। थर्ड इक्वेशन करना है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो हमें पता है सोडियम का सिंपल Na होता है, वाटर H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? ठीक है, पता होगा आपको कैसे बनता है, नहीं पता है तो अभी हम बना देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, चार्ज इस पे 1 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH और इस पे चार्ज 1 नेगेटिव। सेम चार्ज है तो हम नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? NaOH। ठीक है, NaOH हमने यहाँ पर लिख दिया। अब NaOH यहाँ पर है हाइड्रोजन गैस। अब हम बैलेंस करेंगे सोडियम को। पहले सोडियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना? एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मतलब 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 है। तो हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हम हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? मतलब 6 क्या बना दे? यहाँ पर 6 बनाना पड़ेगा। अगर 6 बना दे या कुछ और बना दे, 3 और 4, मतलब 4 बना देते हैं हम यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन 4 कर दें तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तभी 4 होंगे। 4 किए हैं हमने। ये हिट एंड ट्रायल से हम करते हैं, दोबारा आपको समझाते हैं इसे। अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना है इसे। हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 है। अगर हमें इसे बैलेंस करना है, या तो हम यहाँ क्या करें? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दें, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दें हाइड्रोजन को। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। 2 यहाँ पर लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? 4। अभी भी अनबैलेंस है, तो हम ये वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे। हम कौन सा करेंगे? हिट एंड ट्रायल वाला करेंगे, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 3 है, तो हम देखेंगे कि मिनिमम पॉसिबिलिटी हम क्या लें। हमें पता है 2 तो हम ले नहीं सकते, 3 तो ऑलरेडी अनबैलेंस चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? अगला वाला नंबर देखेंगे, 4 देखेंगे। हम 4 देखेंगे, 4 कर सकते हैं। हाँ, हम 4 कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें। जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए। अगर हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए तो यहाँ पर तो 2 ही हैं, यहाँ पर 2 लगा के हमने हाइड्रोजन 4 कर दिए। जैसे हमने हाइड्रोजन 4 किए तो हमने देखा ऑक्सीजन कितना हो गई? रेक्ट हैंड साइड 2, और प्रोडक्ट साइड भी क्या है? ये 2 लगाने की वजह से 2 हो चुके हैं। सोडियम हमारे प्रोडक्ट साइड 2 है, पर रिएक्ट हैंड साइड 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा के हम इसे बैलेंस कर देंगे, जो कि नीचे लिखी हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन हमें क्या है? इस एक स्टेटमेंट फॉर्म में दी हुई है। इससे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इसे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए भी लिखा है, तो बैरियम सल्फेट का सोल्यूशन है। बैरियम सल्फेट का सोल्यूशन है, मतलब बैरियम क्लोराइड है। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है। बैरियम क्लोराइड आपको पीछे बनाना सिखाया है। BaCl2 हमारा बैरियम क्लोराइड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, NaSO4 के साथ। ठीक है, NaSO4 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास बन रहा है इंसॉल्युबल सोडियम बैरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 2 लगेगा। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे तो हम देख रहे हैं क्या है? यहाँ पर 2 लगेगा तो बैलेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 था, इसलिए 2 लगाए। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, 2 लगाने की वजह से 2 हो गया और वो भी बैलेंस हो गया। बैरियम 1 है, बैरियम 1 है, सल्फेट पूरा आयन 1 है, 1 है।
बैरियम क्लोराइड, ये नीचे लिखा हुआ है बैरियम क्लोराइड, पहले स्टेटमेंट फॉर्म लिखी है मैंने, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, फिर क्या बनेगा बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इनका सिंबल आपको बनाना सिखाया हुआ है, दोबारा से यहाँ दिखा दिया है आपको बना के कि क्या बनेगा Na2SO4। और उसके बाद इन्हें फिर हमने क्या किया है, बैलेंस किया है अगले ऊपर। ये देखिए बैरियम सल्फेट, इसे इरेज कर देता हूँ जो मैंने अभी लिखा है, इसे इरेज कर देंगे और ये हमारा आयंस आ गए। उसके बाद हमने इन्हें दोबारा से लिख के बैलेंस किया, बैलेंस में सिर्फ NaCl की तरफ ही डूब जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इस आज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर में, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर तो बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं Na, इसे क्रॉस किया तो ये हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड, वाटर हमें पता है कैसे बनता है, तो ये बना दिया। अब वैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, वैसे वाटर जो होता है वो हमारा ऐसे नहीं होता, वो वाटर जो होता है हमारा ऐसे एग्जिस्ट करता है, जो हमारा वो होता है H के साथ ऐसे लगा होता है, ठीक है, ये होता है। और इसमें क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये जनरली ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक के साथ ये बॉन्ड बना लेता है और एक को लूज़ कर देता है। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप समझोगे, ठीक है। चलिए आगे, सोडियम का Na+OH1 नेगेटिव क्रॉस किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या होता है HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। Cl का चार्ज क्रॉस किया, हमारा HCl बन गया, यहाँ पर लिखा इन सबको। इक्वेशन आपको लिखनी आ गई होगी मुझे आशा है इस बात की। अब इसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस ही है तो हम, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस कैसे है, आप देखो एक एक एटम को आपको उठा के देखना है, ठीक है। जो आयन है उसे आपको एज इट इज़ उठाना है, जैसे OH पूरा है तो OH को पूरे लिखना है। OH यहाँ पर कहीं पर दिख ही नहीं रहा है तो इसलिए हम मतलब टूट गया यहाँ पर, तो हम अलग अलग एटम को ही देखेंगे। हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक मतलब दो यहाँ पर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, बैलेंस है। सोडियम एक है, सोडियम एक है, बैलेंस है। Cl एक है, Cl एक है, बैलेंस है। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, share it among your friends. Thank you for watching this video.